हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, इसके अंतर्गत अमेरिकी संविधान में अमेरिका की संघीय व्यवस्था पर चर्चा करना चाह रहा हूँ। अमेरिका की संघीय व्यवस्था, जैसा कि हियर ने कोट किया है, अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी इसे संघीय संविधान कहा जाता है और वर्तमान समय में सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय शासन का एक आदर्श उदाहरण मानते हैं। संघीय शासन, संघीय शासन संघीय व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से निकला है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। अतः शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है और ऐसा प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में से कोई एक अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके। संघ राज्य की परिभाषा करते हुए डाइसी लिखते हैं कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल स्थापित करना है। अमेरिका में संघीय व्यवस्था क्यों? संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है। विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ही इसे अपनाया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब अमेरिकी संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उसके पूर्व अमेरिकी क्षेत्र के 13 उपनिवेश पृथक पृथक रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लंबे समय से अलग रहने के कारण उनमें अपनी पृथक सत्ता के प्रति स्वाभाविक रूप से तीव्र मोह उत्पन्न हो गया था और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने वाले इन 13 राज्यों को इस बात का पूरा भय था कि ब्रिटेन या यूरोप का अन्य कोई देश उन्हें पुनः पराधीन करने के लिए प्रयत्न कर सकता है। अतः बाहरी दबाव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए उनका एक होना आवश्यक था। उनके सामने समस्या ये थी कि विविध राज्य अपनी पृथक पृथक सत्ता बनाए रखते हुए भी एक हो जाए। ऐसा केवल संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता था। तत्कालीन परिस्थितियों के अतिरिक्त अमेरिका के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए भी कहा जा सकता है कि इतने बड़े देश में एकात्मक शासन नहीं चल सकता। संघीय व्यवस्था ही उसके स्वाभाविक और उपयुक्त हो सकती है। जैसा कि जेम्स ब्राइस ने कहा कि अत्यंत प्राचीन काल से अमेरिका के सब लोग इस बात पर एकमत हैं कि उनके देश में शासन का केवल संघीय रूप ही संभव है। ये सब समझौते हैं कि इतने बड़े भूखंड के लिए केंद्रीय एकात्मक व्यवस्था यदि असंभव नहीं तो अव्यवहारिक अवश्य ही होगी। संविधान द्वारा स्थापित संघात्मक व्यवस्था ने न केवल तत्कालीन समस्याओं को हल किया वरन आगे भी अमेरिका को प्रगति के मार्ग पर बढ़ाकर अपने आप को सफल और उपयोगी सिद्ध किया। अमेरिकी संघ की सफलता का प्रमाण यह है कि अमेरिकी संघ में आज 13 के स्थान पर 50 इकाइयाँ हो गई और विश्व के अन्य अनेक राज्यों कनाडा, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि के द्वारा संघात्मक व्यवस्था को ग्रहण किया गया है। अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघ शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन अमेरिकी संविधान में संघीय शासन के तत्व नितांत
स्पष्ट है और उन्हें निम्न रूपों में देखा जा सकता है। प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। यद्यपि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, संघ राज्य में भी संप्रभुता अविभाज्य होती है, किंतु संघ राज्य में संप्रभुता की अभिव्यक्ति अवश्य ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों, इस प्रकार के दो साधनों द्वारा होती है। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की ही व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है और वे अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। संघीय शासन के इस तत्व को अमेरिकी संविधान के अंतर्गत विस्तृत और पूर्ण रूप से अपनाया गया है। शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्यों की सरकारों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें इन दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष की शक्तियों की गणना करके उन्हें निश्चित कर दिया जाता है। अवशेष सभी शक्तियां दूसरे पक्ष को दे दी जाती हैं। संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सरकार की शक्तियों की गणना की गई है और अवशेष सभी शक्तियां राज्य को प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संविधान के 10वें संशोधन में कहा गया है कि वे शक्तियां जो कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य की सरकार को नहीं दी गई और न ही राज्यों को मना की गई है, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है। शक्ति विभाजन में अपनाए गए इस ढंग के आधार पर कहा जाता है कि केंद्रीय सरकार की शक्तियां प्रदत्त है और राज्यों व जनता की शक्तियां मौलिक, लेकिन संविधान का आगे चलकर जिस दिशा में विकास हुआ उसमें मौलिक और प्रदत्त शक्तियों के इस अंतर का कोई महत्व नहीं रह गया। केंद्रीय सरकार की शक्तियां। संविधान की सर्वोच्चता। संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है और ये समझौता संविधान में निहित होता है। संघ राज्य का ये संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्रीय सरकारी इकाइयों की सरकारें तथा सरकार के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार या सरकार के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यही न्यायिक सर्वोच्चता है। दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता को भी सामान्यतः संघ राज्य का एक तत्व समझा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार का तथा उस राज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में के संविधान में दोहरी नागरिकता को अपनाया गया है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को दो नागरिकता प्राप्त होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वो निवास करता है। छठा पॉइंट है संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। संघ राज्य के उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त कुछ अन्य गौण लक्षण भी पाए जाते हैं। संघीय व्यवस्था के इन गौण लक्षणों में से एक यह है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा ही किया गया है। कांग्रेस के प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर प्रदान किया गया है। इस सदन में बड़े राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, छोटे राज्यों को कम, लेकिन द्वितीय सदन सीनेट में छोटी बड़ी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इनमें प्रत्येक इकाई के द्वारा अपने दो प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय। 7वां पॉइंट है बच्चों, राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय।
संघ राज्य का एक सिद्धांत यह माना जाता है कि संघ को इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में भी ऐसा ही किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 4 की उपधारा 3 में स्पष्ट किया गया है कि कांग्रेस नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है, परंतु कोई नया राज्य दूसरे राज्य के क्षेत्राधिकार में स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही 2 या अधिक राज्यों या उनके भागों को मिलाकर उन राज्यों के विधानमंडल तथा कांग्रेस की सहमति के बिना किसी नवीन राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य की सीमाओं में उनकी सहमति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। धन्यवाद।